नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शंबेली और कुलकर्णी को राज्य पुरस्कार के लिए चयन किया गया। बीदर जिला किसान ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक सरकार के अधिकारियों पर राज्य भर में छापेमारी की। बीजेपी की आपत्ति के बाद बेंगलुरु में पुलिस ने दरगाह के हरे झंडे को हटाकर तिरंगे का इस्तेमाल कर दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कार पर नहीं हुआ हमला, कांग्रेस ने दिया स्पष्टीकरण। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गहरी खाई में गिरा पैसेंजर वाहन, 7 लोगों की मौत, कई घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रजावाणी दैनिक जिला रिपोर्टर शशिकांत शांबेली को कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राज्य इकाई द्वारा बीजी थिम्मप्पय्या पुरस्कार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया और संयुक्त कर्नाटक दैनिक समाचार पत्र के जिला रिपोर्टर गुरुराज कुलकर्णी को वीरेश गौड़ा पुरस्कार कमलम्मा के लिए नामांकित किया गया। एसोसिएशन ने इस संबंध में एक घोषणा जारी की है कि जिला इकाई एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तगादुर, प्रदेश महासचिव जीसी लोकेश और चयन समिति सहित राज्य इकाई और चयन समिति के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद दिया है। इस वर्ष देश के सीमावर्ती जिले बोगताप्रया में बीदर को 2 पुरस्कार देकर हमारे जिले को मान्यता दी गई है कि गणपति और जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी ने घोषणा के माध्यम से जानकारी दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के किसानों को हर साल किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश और बारिश की कमी, अन्यथा वैज्ञानिक तरीके से उगाई गई फसलों से फसल नहीं मिल पाती। राज्य सरकार द्वारा बीदर जिले को सूखा घोषित किए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और अब वे प्रत्येक किसान को 2000 रुपए का सूखा मुआवजा दे रहे हैं, जो किसानों का घोर अपमान है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है। अब जल्द से जल्द किसानों के खाते में सूखा राहत राशि जमा कराई जाए। जिले में गन्ना मिलें चालू हुए लगभग 3 माह बीत जाने के बावजूद अब तक किसानों के खाते में एनएसएस का भुगतान किया जा सका है। फैक्ट्री ने 15 नवंबर 2023 तक का ही बिल जमा किया है। एमजीएसएस की फैक्ट्री 30 नवंबर 2023 तक एवं शेष बीकेएस की फैक्ट्री ने 20 दिसंबर 2023 तक और भालकेश्वर शुगर फैक्ट्री ने 30 नवंबर 2023 तक का इतना बिल दिया है कि बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जिले में पहले सूखा पड़ा था। इसलिए फैक्ट्री को किसानों का भुगतान करने में देरी और शेष राशि भी जल्द से जल्द किसानों के खाते में जमा कर देनी चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वे सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों ने बुधवार 31 जनवरी की सुबह राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर कई छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक 10 से ज्यादा जिलों में छापेमारी चल रही है। छापेमारी बेंगलुरु, मंड्या, मैसूर, हासन, तुमकुर, चिकमंगलुरु, चामराजनगर, बल्लारी, विजयनगर और दक्षिण कन्नड़ जिलों में की जा रही है। बेंगलुरु के विद्यारणपुर में पीडब्ल्यूडी से जुड़े एक कार्यकारी अभियंता के आवास पर तलाशी हो रही है। मंड्या में कार्यालय, रिश्तेदारों के घर और बंगला में एक फार्म हाउस पर भी छापा मारा गया है। हसन जिले में एक फूड इंस्पेक्टर के आवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने उनके भाई के रियल एस्टेट कार्यालय और आवास को भी निशाना बनाया है। चिकमंगलुरु जिले में वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़ी एक महिला अधिकारी के घर पर छापा मारा जा रहा है। आरोपों से पता चलता है कि अधिकारी अपनी आय से अधिक बड़ी संपत्ति अर्जित की है। लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़े एक इंजीनियर के यहां छापा मारा है। अधिकारी मैसूर में उनके आवास, विजयनगर में एक अपार्टमेंट और उनके भाई के घर पर भी तलाशी अभियान चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड KRDL से जुड़े इंजीनियर के तुमकुर स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। इन छापों के संबंध में लोकायुक्त की ओर से अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कर्नाटक के मंड्या में राष्ट्रीय ध्वज के लिए लगाए गए खंभे में भगवान हनुमान झंडा फहराने को लेकर विवाद पैदा होने के कुछ दिनों बाद बेंगलुरु में शिवाजी नगर के पास एक लैंप पोस्ट में फहराए गए हरे झंडे को भी राष्ट्रीय ध्वज से बदल दिया गया। खबरों के मुताबिक हरा झंडा इलाके में स्थित एक दरगाह का है। 28 जनवरी को मंड्या के केरागोडू गांव में तनाव देखा गया, क्योंकि 108 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ पर हनुमान ध्वज फहराया गया था, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज के लिए बनाया गया था। इसे जल्द ही हटा दिया गया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके कारण गांव में विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मंगलवार 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हरे झंडे पर आपत्ति जताई। पाटिल ने एक्स में पोस्ट करते हुए कहा, माननीय @CP बैंगलोर, @DCP ईस्ट
बीसीपी क्या किसी सार्वजनिक क्षेत्र में दुश्मन देश के रंग के समान हरा झंडा फहराना हमारे ध्वज कोड के खिलाफ नहीं है। इसे तुरंत हटाए और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराए। शिवाजीनगर भारत में है, पाकिस्तान में नहीं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के कुछ ही घंटों के भीतर शिवाजीनगर पुलिस ने दरगाह समिति के साथ निवासियों से मुलाकात की और बातचीत की, जिसके बाद हरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से बदल दिया गया। दरगाह कमेटी सदस्य अकमल पाशा ने बताया था कि शिवाजीनगर सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण था और सभी धर्मों के लोग वहां व्यापार करते थे। हम इस शांति को भंग नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने विरोध न करने का फैसला किया है और हरा झंडा हटा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती दी। अगर उनमें क्षमता है तो उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एच कांतराज द्वारा तैयार की गई जाति रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए। यह बयान इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सीएम सिद्धरामैया ने घोषणा की थी कि वह विवादास्पद रिपोर्ट स्वीकार करेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, अगर कांतराज रिपोर्ट दोष रहित है तो उसे स्वीकार करे। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट अवैज्ञानिक है। सीएम सिद्धरामैया रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें सत्ता में आए लगभग 1 साल हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सदस्य सचिव के हस्ताक्षर रहित रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। अगर यह गरीब परिवारों के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मददगार होगा तो मेरी पार्टी समर्थन देगी। अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो हम भी बिना शर्त समर्थन देंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश हो चुकी है। इस दौरान खबर आई है कि बंगाल बिहार बॉर्डर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ था। काफिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया। इसे लेकर अब कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस ने पहले इसे हमला बताया, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण देते हुए इसे एक हादसा बताया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया था। इस भीड़ में एक महिला राहुल जी से मिलने अचानक उनकी कार के आगे आ गई। इस वजह से अचानक ब्रेक लगाई गई, तभी सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्ते से कार का शीशा टूट गया। जननायक राहुल गांधी जी जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता उनके साथ है, जनता उनको सुरक्षित रखे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार बारामूला जिले के बोनियार इलाके में एक यात्री वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि उरी मार्ग पर एक यात्री वाहन बुजथला में खाई में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर बचाव अभियान शुरू किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल से शव बरामद कर लिया गया है और घायल व्यक्तियों को तत्काल इलाज के लिए बारामूला जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बोनियार उरी डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान ने पुष्टि की है कि 7 शव बोनियार पीएचसी में हैं और 8 गंभीर रूप से घायलों को जीएमसी बारामूला रेफर किया गया है, जिनमें 3 घायलों की हालत अधिक गंभीर है। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे रही है। हादसे के शिकार लोग कहां के थे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान वाहन की स्पीड काफी तेज थी। फिलहाल हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। जहां एक और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रांची स्थित उनके आवास पर पूछताछ कर रहे हैं, वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
इसी बीच झारखंड के गृह सचिव अविनाश कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर फिलहाल झारखंड के मुख्य सचिव एल खंगाइते को गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम की ओर से SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल ईडी की टीम जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से SC/ST थाने में दी गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने भारी सुरक्षा घेरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर पूछताछ शुरू की। हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इससे पहले उनसे 20 जनवरी को इसी मामले में पूछताछ की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी। उस दिन सोरेन से 7 घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ की गई थी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संसद में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि नए सदन में उनका यह पहला संबोधन है। यहां संसदीय परंपराओं का गौरव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बावजूद भारत तेजी के साथ विकसित हो रहा है। मेरी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। ये कानून विकसित भारत की सिद्धि की मजबूत पहल है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास बन गया है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 3 तलाक के खिलाफ सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना है और G20 की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत की भूमिका को सशक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का इंतजार सालों से था, लेकिन अब ये पूरा हुआ। जिस समय राष्ट्रपति ने राम मंदिर का जिक्र किया, उस वक्त सदन में खूब तालियां बजी। पीएम मोदी और शाह समेत तमाम सीनियर नेताओं ने मेज भी थपथपाए। इस दौरान राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। नारी शक्ति अधिनियम से लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठा आरक्षण को लेकर मांगे माने जाने के बाद मनोज जारांगे पाटिल ने बुधवार को कहा कि पिछले 70 वर्षों में यह पहली बार है कि मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए मजबूत कानून मिला है। हमने मुंबई तक मार्च करने की योजना बनाई थी। जब हमें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम विजय रैली निकालेंगे और उसी दिन राज्य में महादिवाली मनाई जाएगी। मराठाओं को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की मसौदा अधिसूचना को बुधवार से लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वह 10 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में जारांगे ने कहा कि मराठाओं को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण के लाभ हासिल करने के लिए कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए अधिसूचना को कानून में बदलने के लिए राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। महज 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने जारंगे के साथ बातचीत के बाद एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया है कि जिस मराठा व्यक्ति के पास यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड है कि वह कुणबी समुदाय से जुड़ा है, उसके सगे संबंधियों को भी कुणबी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। कुणबी समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आता है और जारांगे सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा अधिसूचना तत्काल लागू की जाए। अधिसूचना के आधार पर एक कानून लाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अगर 31 जनवरी से क्रियान्वयन शुरू नहीं होता है तो मैं 10 फरवरी से आमरण अनशन करूंगा। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजरायली सेना ने इस बात को माना है कि अब वह गाजा में हमास से जंग के बीच हमास की सुरंगों का उपयोग कर रहे हैं।
इजरायली सेना सुरंगों में बड़ी मात्रा में पानी भर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना यानी IDF शुरुआत में जंग के इस तरीके के बारे में कुछ नहीं कह रहा था। इजरायली रक्षा विभाग की मदद से इस तकनीक को तैयार किया गया है। सुरंगों में छिपे हमास आतंकियों से निपटना अहम चुनौती है। पंप और पाइप के माध्यम से पानी सुरंगों में भरा जाता है। IDF ने साफ करते हुए कहा कि चुनिंदा और उपयुक्त सुरंगों में ही यह कार्यवाही की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार बाढ़ अभियान के कारण सुरंगों में छिपे आतंकी बाहर निकलने को मजबूर हो सकते हैं। इससे खुफिया विभाग को आतंकियों की पहचान करने में मदद होगी, वहीं सैनिकों को आतंकियों के खात्मे में आसानी होगी। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को दी जाने वाली लगभग 3 लाख अमेरिकी डॉलर की धनराशि को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र UN 7 अक्टूबर को हमास के हमले में एजेंसी के कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोपों की जांच कर रहा है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैट मेलर ने फंडिंग को रोकने की पुष्टि की। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक गहमागहमी जारी है। इसी बीच इमरान खान को 2 दिन में 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। सिफर मामले में 10 साल की सजा तो तोशखाना मामले में बुशरा बीबी के साथ 14 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान खान ने कहा कि भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाते समय अदालत ने धोखा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को जवाबदेही अदालत पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तोशखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई में केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें और उनकी पत्नी को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनवाई के दौरान बुधवार को खान 71 वर्षीय और उनकी पत्नी 49 वर्षीय को सजा सुनाई। इमरान खान इसी जेल में कैद हैं। तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक ने कहा, मुझे धोखा दिया गया है क्योंकि मुझे केवल सुनवाई में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 78.70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। शंबेली और कुलकर्णी को राज्य पुरस्कार के लिए चयन किया गया। बीदर जिला किसान ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक सरकार के अधिकारियों पर राज्य भर में छापेमारी की। बीजेपी की आपत्ति के बाद बेंगलुरु में पुलिस ने दरगाह के हरे झंडे को हटाकर तिरंगे का इस्तेमाल कर दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कार पर नहीं हुआ हमला, कांग्रेस ने दिया स्पष्टीकरण। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गहरी खाई में गिरा पैसेंजर वाहन, 7 लोगों की मौत, कई घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।